Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार दोस्तों और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के सभी साथियों। नमस्कार। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बेहद ज़रूरी और काफ़ी पेचीदा विषय की गहराई में उतर रहे हैं, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। जी हाँ, और जैसा आप जानते हैं ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 सिलेबस का एक अहम हिस्सा है और यूरोप के आगे के इतिहास को समझने के लिए इसकी समझ बहुत ज़रूरी है, एक तरह से फाउंडेशनल है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का आधार है मैकडूगल लिटिल की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब का चैप्टर 6 सेक्शन 4। हाँ, हमारा मिशन है इस एक स्रोत से हर ज़रूरी तथ्य, हर तारीख, हर नाम और हर प्रक्रिया को ठीक वैसे ही निकालना जैसा उसमें दिया गया है। मतलब कोई सतही विश्लेषण नहीं, बल्कि एकदम लेजर फोकस्ड तथ्यों का निष्कर्षण, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए गहन और सटीक जानकारी चाहते हैं। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे सदियों तक भूमध्य सागर को क्या कहते हैं परिभाषित करने वाला ये विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पैक्स रोमाना यानी वो शांति और स्थिरता जिसने सब थाम रखा था वो खत्म हो गई। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं। पैक्स रोमाना लगभग 2 सदियों की शांति और स्थिरता। स्रोत के अनुसार ये कब खत्म हुई? 180 एडी के आसपास। हाँ बिल्कुल, 180 एडी के आसपास। और ये सिर्फ शांति नहीं थी, ये रोमन समृद्धि, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सबका आधार थी। और स्रोत बताता है कि जैसे ही ये दौर खत्म हुआ, साम्राज्य सिर्फ लड़थड़ाया नहीं बल्कि लगभग तुरंत एक गहरे और लंबे संकट में डूब गया। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे शांति ने शायद उन अंदरूनी मतलब अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल इश्यूज को ढक रखा था जो पहले से मौजूद थे। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार हम आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक विफलताओं को लगभग एक साथ आते हुए देखते हैं, जैसे डोमिनोज गिर रहे हों। तो साम्राज्य के पतन को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि राज्य ने अपने संसाधन और पकड़ कैसे खोना शुरू किया। शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था से। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कारक गिनाता है। पहला कारक व्यापार में बाधा मतलब ट्रेड डिसरप्शन। हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? स्रोत 2 समूहों की ओर इशारा करता है। एक तो विशाल भूमि सीमाओं पर शत्रु जनजातियां मतलब हॉस्टाइल ट्राइब्स। अच्छा। और दूसरा भूमध्य सागर में सक्रिय समुद्री डाकू पायरेट्स, मतलब जमीन और समंदर दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। इसका मतलब है कि अनाज, सप्लाई, व्यापार का सामान और आखिर में टैक्स रेवेन्यू सबका आना जाना रुकने लगा होगा। बिल्कुल, और इसने निश्चित रूप से दूसरी बड़ी समस्या को जन्म दिया होगा जिसे स्रोत सोने और चांदी का निकास कहता है, गोल्ड एंड सिल्वर ड्रेन। हाँ, ये टर्म सुना है। ये क्यों हो रहा था? मतलब सोना चांदी जा कहाँ रहा था? यह एक मौलिक ट्रेड इम्बैलेंस की ओर इशारा करता है। रोम का धन, उसके सोने और चांदी के सिक्के सचमुच साम्राज्य से बाहर जा रहे थे। क्यों? पूर्व से विलासिता की वस्तुओं, लग्जरी गुड्स को खरीदने के लिए। कैसी विलासिता की वस्तुएं? स्रोत बताता है चीन से रेशम मतलब सिल्क्स फ्रॉम चाइना। अच्छा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले, स्पाइसेस, ऐसी चीजें जो रोमन साम्राज्य खुद नहीं बनाता था। ओहो। तो अमीर रोमन अभिजात वर्ग की मांग के कारण हर खरीद में कीमती धातुएं पूर्व की ओर भेजी जा रही थीं। फारस, भारत, शायद और भी पूर्व में। बाप रे, मतलब वो अपनी खरीदारी की आदतों से अनजाने में अपने संभावित प्रतिद्वंदियों को ही फाइनेंस कर रहे थे। हाँ, एक तरह से यही हो रहा था, बैंकरोलिंग पोटेंशियल राइवल्स। ये तो अनसस्टेनेबल लगता है। इसका सरकार के कामकाज, खासकर सेना को भुगतान करने की क्षमता पर क्या असर हुआ? विनाशकारी असर हुआ। और ये हमें तीसरे प्रमुख आर्थिक संकट बिंदु पर ले जाता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। सरकार के पास अचानक धन की कमी हो गई, वो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकती थी, विशेषकर उस विशाल रक्षा बजट का जो उन शत्रु जनजातियों से निपटने के लिए जरूरी था। एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल। स्रोत मुद्रास्फीति के स्थापित होने की प्रक्रिया का एक क्रम बताता है। वो क्रम क्या है? जरा विस्तार से बताइए। ठीक है,
क्रम इस प्रकार है स्रोत के अनुसार। सरकार ने राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए कर बढ़ाए, टैक्सेस रेज किए। ठीक है। कदम 2, जब टैक्स पर्याप्त नहीं थे तो सरकार ने कम चांदी वाले सिक्के ढालना शुरू कर दिए, मतलब मिंटिंग कॉइन्स विद लेस सिल्वर। इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, डिबेसमेंट ऑफ द करेंसी। अच्छा, मतलब सिक्के में चांदी कम कर दी। हाँ, मौजूदा चांदी के सिक्कों को पिघलाकर उसमें तांबा जैसी सस्ती धातुएं मिलाकर ज्यादा संख्या में सिक्के जारी किए गए, लेकिन हर सिक्के का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत कम हो गया। समझ गया। तीसरा कदम, इस मिलावट से पैसे के मूल्य में भारी गिरावट आई, ड्रास्टिक ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ मनी। लोगों का भरोसा उठ गया होगा सिक्के से। बिल्कुल। और चौथा कदम, अनिवार्य परिणाम, हर चीज की कीमतों में भारी वृद्धि, कपल्ड राइज इन प्राइसेस। खाना, सामान, सेवाएं, सब महंगा हो गया। यही थी मुद्रास्फीति। आम रोमन नागरिक, विशेषकर फिक्स्ड सैलरी वाले सैनिकों के लिए तो ये आर्थिक बर्बादी होगी। बिल्कुल, इकोनॉमिक रूइन। ये समस्याएं अलग थलग तो नहीं थी। साम्राज्य का असली आधार तो कृषि थी। स्रोत बताता है कि कृषि क्षेत्र भी उसी समय विफल हो रहा था। खेती पर क्या विशिष्ट दबाव थे? पाठ यहाँ 4 अलग-अलग कारक लिस्ट करता है। 4 कारक कौन कौन से? पहला, भूमि स्वयं अत्यधिक उपयोग के कारण अनुपजाऊ हो गई थी। मिट्टी ने अपनी उर्वरता, फर्टिलिटी खो दी थी। शायद टिकाऊ कृषि पद्धतियों की कमी थी। दूसरा, लगातार आंतरिक युद्धों और सीमा संघर्षों ने कृषि भूमि को नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉइंग फार्मलैंड। तीसरा कारण भी होगा? हाँ, तीसरा था उच्च करों का असहनीय बोझ, अनबेरेबल बर्डन ऑफ हाई टैक्सेस। किसान पिस रहे थे। और चौथा? तो इन सब के परिणाम स्वरूप गंभीर भोजन की कमी हुई, सिवियर फूड शॉर्टेजेस। इससे कीमतें और बढ़ीं, व्यापक भूखमरी फैली और संभवतः लोग जमीन छोड़कर शहरों की ओर भागे होंगे जो उनका समर्थन नहीं कर सकते थे। तो अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई थी। अब अर्थव्यवस्था से हटकर आंतरिक क्षय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सैन्य और राजनीतिक संरचना। अर्थव्यवस्था ने राज्य के संसाधनों को कमजोर किया, लेकिन सैन्य क्षय ने खुद को बचाने की शक्ति को कमजोर कर दिया। सेना, लीजन्स के भीतर समस्याएं कहां से शुरू हुई? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बिल्कुल मूलभूत मुद्दा, एब्सोल्यूट फाउंडेशनल इशू, सैनिकों की वफादारी और अनुशासन में कमी थी। ब्रेकडाउन इन सोल्जर्स लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन। मतलब रोम के अमूर्त विचार, सीनेट या सम्राट के प्रति निष्ठा के बजाय सैनिकों ने व्यक्तिगत शक्तिशाली कमांडरों के प्रति अपनी वफादारी देना शुरू कर दिया। कमांडरों के प्रति क्यों? क्या खास था उनमें? क्योंकि ये कमांडर ही उन्हें युद्ध में ले जा रहे थे, उन्हें लूट का वादा, प्रॉमिसिंग देम स्पॉइल्स कर रहे थे और तेजी से सिंहासन पर कब्जा करने, सीज द थ्रोन का वादा कर रहे थे। ओह, मतलब पर्सनल गेन के लिए। हाँ, तीसरी शताब्दी में विशेष रूप से दशकों तक क्रूर गृह युद्ध देखे गए, जहां जनरलों ने शाही शक्ति के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किया। सेना अक्सर सीमाओं की रक्षा करने के बजाय खुद से लड़ने में व्यस्त थी। इसे अब सैन्य युद्ध सरदारवाद कह सकते हैं, मिलिट्री वॉरलॉर्डिज्म। बिल्कुल। और जैसे जैसे गृह युद्धों ने सैन्य सेवा को खतरनाक बना दिया, वफादार रोमन नागरिकों की भर्ती करना कठिन हो गया होगा। जाहिर है, कौन मरना चाहेगा ऐसे हालात में? बिल्कुल। इसलिए रोम ने तेजी से अपनी रक्षा को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। ये हमें भाड़े के सैनिकों, मर्सनरीज के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाता है। मर्सनरीज, स्रोत इन्हें कैसे परिभाषित करता है? भाड़े के सैनिकों को स्पष्ट रूप से विदेशी सैनिकों, फॉरेन सोल्जर्स के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पैसे के लिए लड़ते थे, फॉट फॉर मनी। वे नागरिक नहीं थे, उनकी सेवा पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल थी। रोम ने उन्हें क्यों हायर किया? सिर्फ इसलिए कि नागरिक नहीं मिल रहे थे? वो भी था, और दूसरा, वे आमतौर पर रोमन सैनिकों की तुलना में कम वेतन, लोअर पे स्वीकार करते थे। अच्छा, तो ये नकदी की तंगी वाली सरकार के लिए एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फिक्स जैसा लगा होगा, लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक पहलू था, है ना? बहुत बड़ा। स्रोत में उजागर किया गया महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इन विदेशी सैनिकों में साम्राज्य के प्रति वफादारी की भावना बहुत कम थी। फेल्ट लिटिल सेंस ऑफ लॉयल्टी। उनकी निष्ठा किसके प्रति थी फिर? उनके वेतन, शायद उनके कमांडर के प्रति थी, रोम के प्रति नहीं। इसलिए जब राज्य की आर्थिक समस्याओं का मतलब था कि भुगतान में देरी हो रही है या अनिश्चित है, तो उनकी वफादारी तुरंत गायब हो सकती थी। और इससे भी बुरा, इससे भी बदतर, वे पक्ष बदल सकते थे और उन बर्बर समूहों, बारबेरियन ग्रुप्स में शामिल हो सकते थे जिनसे लड़ने के लिए उन्हें मूल रूप से काम पर रखा गया था। बाप रे,
ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। हाँ, ये वफादारी का संकट बहुत गहरा था। इस सब का आर्थिक अराजकता, सैन्य अंतरकलह, भाड़े के सैनिक, आम आबादी और राजनीतिक जीवन पर क्या समग्र प्रभाव पड़ा? संचयी प्रभाव, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, नागरिक देशभक्ति, सिटीजन पेट्रियटिज्म में भारी गिरावट थी, जैसा कि स्रोत कहता है। क्यों? सोचिए, कोई औसत व्यक्ति उस राज्य के प्रति वफादार क्यों महसूस करेगा जो बुनियादी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, जिसने उनके पैसे का अवमूल्यन किया और जो लगातार सिंहासन के लिए लड़ने वाले जनरल्स क्या कहते हैं, डेशिरे मतलब टॉर्न अपार्ट था। बात तो सही है। इस व्यापक मोहभंग, वाइड स्प्रेड डिसल्यूजनमेंट ने राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में योगदान दिया होगा। बिल्कुल। तीसरी शताब्दी विशेष रूप से सम्राटों के तेजी से बदलने, रैपिड टर्नओवर ऑफ एम्परर्स के लिए कुख्यात है। कई तो बहुत छोटे शासनकाल के बाद अपने ही सैनिकों या प्रतिद्वंदियों द्वारा मारे गए। उफ, तो तीसरी शताब्दी के अंत तक, लगभग 284 एडी तक, साम्राज्य अनिवार्य रूप से फ्री फॉल में था। हाँ, इसे किसी प्रकार के कठोर हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी, और ये अस्थायी रूप से डायोक्लीशियन नामक सम्राट से मिला। स्रोत उसके बारे में क्या बताता है? डायोक्लीशियन को एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले, स्ट्रॉन्ग विल्ड आर्मी लीडर के रूप में पेश किया गया है। वो पारंपरिक रोमन अभिजात वर्ग से नहीं थे। उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया और 284 एडी में सुधारों का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया। हाँ, वो संकट के पैमाने को पहचानते थे और इसे ठीक करने के लिए सत्तावादी उपायों, ऑथोरिटेरियन मेजर्स का उपयोग करने से डरते नहीं थे। चलिए उनके प्रमुख सुधारों को तोड़ते हैं, जैसा कि पाठ में सूचीबद्ध है। पहला, सेना। हाँ, सेना। उन्होंने रोमन सेना का आकार दोगुना कर दिया। डबलिंग द साइज ऑफ द रोमन आर्मी। इससे सैन्य ताकत तो बढ़ी होगी, लेकिन इससे खजाने पर और भी अधिक दबाव पड़ा होगा। निश्चित रूप से। दूसरा सुधार, अर्थव्यवस्था। हाँ, अर्थव्यवस्था। उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश की। स्रोत कहता है कि उन्होंने वस्तुओं की कीमतें तय की, फिक्स्ड प्राइसेस फॉर गुड्स, यानी प्राइस कंट्रोल्स लागू किए। अच्छा, प्राइस कंट्रोल्स, क्या ये काम किया? ऐतिहासिक अनुभव तो यही बताता है कि व्यापक मूल्य निर्धारण आमतौर पर कमी, शॉर्टेजेस और कालाबाजारी, ब्लैक मार्केट की ओर ले जाता है। हाँ, शायद यही हुआ होगा। तीसरा प्रमुख सुधार संरचनात्मक था, स्ट्रक्चरल। उन्होंने माना कि साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना मुश्किल है। हाँ, और ये यकीनन उनका सबसे कट्टरपंथी और लंबे समय तक चलने वाला सुधार था। प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। उन्होंने औपचारिक रूप से साम्राज्य को दो मुख्य प्रशासनिक हिस्सों में विभाजित किया, ग्रीक भाषी पूर्व और लैटिन भाषी पश्चिम। और इसमें खास बात क्या थी? महत्वपूर्ण बात यह है, स्रोत बताता है, डायोक्लीशियन ने स्वयं धनी, अधिक स्थिर पूर्वी हिस्से पर सीधा नियंत्रण बनाए रखा, वेल्दियर, मोर स्टेबल ईस्टर्न हाफ। उन्होंने पश्चिम और अन्य क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए एक सह सम्राट को एम्परर और कनिष्ठ सम्राटों जूनियर एम्परर्स को नियुक्त किया। व्यक्तिगत रूप से पूर्व को लेने का उनका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? बिल्कुल, यह एक रणनीतिक पसंद थी। यह स्वीकार करना कि पूर्व अपने प्रमुख शहरों, स्थापित व्यापार मार्गों और अधिक रक्षात्मक भूगोल के साथ उस समय साम्राज्य का मजबूत, अधिक व्यवहार्य हिस्सा था। ये वास्तव में पश्चिम के अंतिम भाग्य की भविष्यवाणी जैसा लगता है। हाँ, आप कह सकती हैं। डायोक्लियन की प्रणाली, जिसे अक्सर टेट्रार्की, 4 का शासन कहा जाता है, ने कुछ दशकों की सापेक्ष स्थिरता प्रदान की। डायोक्लिशियन के जाने के बाद सत्ता संघर्ष हुआ और फिर अगला प्रमुख व्यक्ति उभरा, कॉन्स्टेंटाइन। हाँ, कॉन्स्टेंटाइन। क्या उन्होंने डायोक्लिशियन की नीतियों को जारी रखा? हाँ, स्रोत इंगित करता है कि कॉन्स्टेंटाइन ने बड़े पैमाने पर मुख्य नीतियों को जारी रखा। उन्होंने अंततः अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ाई लड़ी और पूर्व पर नियंत्रण हासिल किया, ठीक वैसे ही जैसे डायोक्लिशियन ने प्राथमिकता दी थी। और उन्होंने पूरे साम्राज्य पर एकल शासक, सिंगल रूलर की अवधारणा को बहाल किया, औपचारिक टेट्रार्की प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो एक सम्राट पर वापस, लेकिन डायोक्लिशियन की कई प्रशासनिक और सैन्य संरचनाओं को बनाए रखते हुए। हाँ, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने एक बिल्कुल निर्णायक, दीर्घकालिक रणनीतिक निर्णय लिया जिसने रोमन दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के पूरे केंद्र को बदल दिया। इंटायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब नई राजधानी की बात करें, न्यू कैपिटल। AD 330 में लिया गया ये निर्णय एक आधारशिला तथ्य है, कोर्नरस्टोन फैक्ट। हाँ, स्रोत के अनुसार विवरण क्या थे? AD 330 में कॉन्स्टेंटाइन ने शाही राजधानी को स्थानांतरित करने, मूव द इंपीरियल कैपिटल, का स्मारकीय निर्णय लिया।
उन्होंने इसे रोम के प्राचीन शहर से हटा दिया। कहाँ ले गए? एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट ग्रीक शहर जिसे बाइजेंटियम कहा जाता था। बिज़ेंटियम, वहाँ क्या खास था? लोकेशन, वो सीधे बॉस्पोरस जलडमरू मध्य बॉस्पोरस स्ट्रेट पर स्थित था। काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला संकीर्ण जलमार्ग। इसने व्यापार और रक्षा, ट्रेड एंड डिफेंस के लिए एक अविश्वसनीय रूप से रणनीतिक स्थान प्रदान किया। अच्छा। यह पश्चिम और पूर्व के बीच पूर्ण चौराहे एब्सोल्यूट क्रॉसरोड्स पर बैठा था। यह रोम की तुलना में बहुत अधिक आसानी से रक्षात्मक, इजीली डिफेंसिबल भी था। तो राजधानी को वहां ले जाकर कॉन्स्टेंटाइन अनिवार्य रूप से डायोक्लेशियन के पूर्व पर दाव को दुगना कर रहे थे। बेट ऑन द ईस्ट। बिल्कुल, वो शारीरिक रूप से साम्राज्य के भविष्य को पूर्व की रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक क्षमता में निवेश कर रहे थे, फिजिकली इन्वेस्टिंग। और इस बीच पुरानी राजधानी रोम और पूरा पश्चिमी आधा हिस्सा वो राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण हो गया, पॉलिटिकली डिमिनिश्ड। भौगोलिक रूप से शक्ति के नए केंद्र के लिए परिधीय बन गया, ज्योग्राफिकली पेरिफेरल। और उन्होंने सिर्फ राजधानी नहीं बदली, उन्होंने शहर का नाम बदल दिया। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि शहर का पुनर्निर्माण किया गया, विस्तार किया गया और नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटाइन का शहर कर दिया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल। हाँ, इस कदम ने सत्ता के नक्शे को मौलिक रूप से बदल दिया। इसने पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे हम बाद में बिजेंटीन साम्राज्य कहते हैं, उसके अस्तित्व और समृद्धि को प्रभावी ढंग से गारंटी दी। लेकिन साथ ही इसने पश्चिम के भाग्य को संभवतः सील कर दिया, उसे और अधिक अलग थलग और कमजोर, आइसोलेटेड एंड वल्नरेबल। बिल्कुल। तो राजधानी पूर्व में स्थानांतरित होने और पश्चिम पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर होने के साथ अब हम बाहरी दबावों, एक्सटर्नल प्रेशर्स को वास्तव में बढ़ते हुए देखते हैं। हाँ। स्रोत दिलचस्प रूप से नोट करता है कि विभिन्न जर्मनिक लोग सदियों से रोमन सीमाओं के साथ रह रहे थे। व्यापार था, कभी कभी संघर्ष, लेकिन एक प्रकार का अनईजी कोएग्जिस्टेंस था। सही। तो स्रोत लगभग 370 एडी में किस विशिष्ट घटना की पहचान करता है जिसने इस लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया? स्रोत के अनुसार उत्प्रेरक कैटलिस्ट स्वयं जर्मनिक जनजातियों से नहीं बल्कि पूर्व से आया। लगभग 370 एडी में मध्य एशिया से पलायन कर रहे मंगोल खानाबदोशों का एक भयंकर समूह। मंगोल खानाबदोश। हाँ, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से हूण, हंस के रूप में जाना जाता है, वो दृश्य पर उभरे। हूण, हंस। हाँ, पाठ उन्हें क्रूर और विनाशकारी, रूथलेस एंड डिस्ट्रक्टिव बताता है, जो पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे और मूल रूप से काला सागर के उत्तर में अपने रास्ते में सब कुछ अभिभूत कर रहे थे। ओवरवेलमिंग। और हूणों के इस बाहरी दबाव ने जर्मनिक जनजातियों पर एक प्रकार का डोमिनो प्रभाव पैदा किया। डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं था कि जर्मनिक लोगों ने अचानक आक्रमण करने का फैसला किया हो। पाठ इसे एक हताश प्रतिक्रिया, डेस्परेट रिएक्शन के रूप में फ्रेम करता है। मतलब? हूणों से भागने के प्रयास में, इन एन एफर्ट टू फ्ली फ्रॉम द हंस, विभिन्न जर्मनिक समूह गॉथ, वैंडल, फ्रैंक्स और अन्य पश्चिम और दक्षिण की ओर धकेलने के लिए मजबूर हुए। अच्छा, वो रोमन क्षेत्र में दबाव डालने लगे, जैसे गॉल, आधुनिक फ्रांस में। हाँ, वे अनिवार्य रूप से शरण, रेफ्यूज मांग रहे थे। लेकिन उनकी भारी संख्या और हताशा ने उन्हें रोमन दृष्टिकोण से आक्रमणकारियों में बदल दिया। और पहले से ही तनावग्रस्त पश्चिमी रोमन सेना और सीमा सुरक्षा बस इस बड़े पैमाने पर एक साथ प्रवाह, मैसिव साइमल्टेनियस इन्फ्लक्स का सामना नहीं कर सकी। बिल्कुल, संभालना मुश्किल हो गया। और हूणों से जुड़ा सबसे खूंखार व्यक्ति, जिसका नाम आतंक का पर्याय बन गया, एटिला था। अटिला द हून। हाँ। स्रोत उसके उदय और उसके अभियानों की सीमा के बारे में क्या कहता है? अटिला उस नेता के रूप में उभरता है जिसने लगभग 444 एडी में विभिन्न हूनिक जनजातियों को अपने अधीन एकीकृत करने, यूनिफाई करने में कामयाबी हासिल की। इससे क्या हुआ? इससे एक वास्तव में दुर्जेय केंद्रीकृत लड़ाकू बल बना। फॉर्मिडेबल सेंट्रलाइज्ड फाइटिंग फोर्स। उस बिंदु से उसने आतंक के विनाशकारी अभियान शुरू किए। डेवस्टेटिंग कैंपेन्स ऑफ टेरर। कहां-कहां हमले किए उसने? महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ नोट करता है कि उसने केवल पश्चिम को लक्षित नहीं किया, उसने साम्राज्य के दोनों हिस्सों पर हमला किया। बाल्कन, गॉल और इटली में क्षेत्रों को तबाह किया, कॉन्स्टेंटिनोपल और रोम को धमकी दी। दोनों हिस्सों को। फिर भी अपनी खूंखार प्रतिष्ठा के बावजूद अटिला स्पष्ट रूप से रोम शहर को लूटने में विफल रहा। सैक द सिटी ऑफ रोम। ऐसा क्यों हुआ? दिलचस्प बात यह है, हाँ, वो विफल रहा, लेकिन स्रोत रोम पर कब्जा करने में उसकी विफलता का श्रेय रोमन सैन्य शक्ति को नहीं देता।
तो फिर किसे? 2 विशिष्ट गैर सैन्य कारकों को, अकाल और बीमारी। फैमिन एंड डिजीज। हाँ, इटली में गहराई से काम कर रही उसकी सेना स्पष्ट रूप से गंभीर भोजन की कमी और संभवतः किसी प्रकार की महामारी एपिडेमिक से त्रस्त थी। वाह, तो क्षेत्र के आंतरिक कमजोरियां, कृषि पतन, खराब स्वच्छता इतनी बुरी थी कि वे उस समय की सबसे खूंखार सेना को भी रोक सकती थीं। ऐसा लगता है, पर अटेला की मृत्यु के बाद भी पश्चिम पर दबाव समाप्त नहीं हुआ। हाँ, अटेला की मृत्यु और हुनिक साम्राज्य के बाद के विखंडन के बाद भी पश्चिम में स्थिति में सुधार नहीं हुआ। नहीं, बल्कि निरंतर जर्मैनिक आक्रमण होते रहे, कंटिन्यूड जर्मैनिक इन्वेजन्स। विभिन्न जर्मैनिक समूह अपूर्व रोमन क्षेत्रों, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, गॉल, ब्रिटेन में मजबूती से स्थापित हो गए थे, अपने स्वयं के राज्य बना रहे थे। हाँ, और पश्चिमी रोमन सरकार कम और कम क्षेत्र को नियंत्रित करती थी। ये केंद्रीय सत्ता का निरंतर क्षरण था, कंटिन्यूअस इरोजन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। और ये हमें उस निश्चित तिथि पर ले जाता है जिसका उपयोग पाठ पश्चिमी साम्राज्य के अंतिम राजनीतिक पतन, फाइनल पॉलिटिकल कोलैप्स को चिन्हित करने के लिए करता है। हाँ, दी गई विशिष्ट प्रतीकात्मक अंत तिथि, स्पेसिफिक सिंबॉलिक एंड डेट है 476 एडी। 476 एडी। इस वर्ष क्या हुआ था? ठीक ठीक, इस वर्ष पश्चिम में रोमन सम्राट की उपाधि धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति को पदच्युत कर दिया गया था, डिपोज्ड। और विवरण काफी मार्मिक हैं। ये अंतिम सम्राट 14 साल का लड़का था जिसका नाम रोम्युलस ऑगस्टुलस था। रोम्युलस ऑगस्टुलस। हाँ, ये नाम लगभग दुखद रूप से प्रतीकात्मक है। ट्रैजिकली सिंबॉलिक। कैसे? रोमुलस रोम का पौराणिक संस्थापक और ऑगस्टुलस, जिसका अर्थ है छोटा ऑगस्टस, पहले महान सम्राट ऑगस्टस की प्रतिध्वनि। ये शुरुआत और घटी हुई अंत, डिमिनिश्ड एंड को समाहित करता है। और इस लड़के सम्राट को उखाड़ फेंकने के लिए कौन जिम्मेदार था? कोई रोमन जनरल? नहीं, और ये इस बात का अंतिम संकेतक है कि चीजें कैसे बदल गई थीं। उखाड़ फेंकने वाला व्यक्ति एक जर्मन जनरल था जिसका नाम ओडोएसर था। ओडोएस्टर, एक जर्मन जनरल रोमन सेना की कमान में? प्रभावी रूप से हाँ, वो संभवतः जर्मनिक विरासत का था, जो बड़े पैमाने पर भाड़े के सैनिकों, ज्यादातर जर्मन, से बनी एक सेना की कमान संभाल रहा था, जो इटली में पश्चिमी रोमन सेना का अवशेष, रेमनेंट थी। फिर उसने क्या किया? उन्होंने जमीन की मांग की, प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं थे और ओडोएसर ने बस कार्यभार संभाल लिया। ये भाड़े की समस्या का चरमोत्कर्ष था, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, कल्मिनेशन ऑफ द मर्सिनरी प्रॉब्लम। ओडोएस्टर ने रोमुलस ऑगस्टुलस को पदच्युत कर दिया। उसने स्वयं के लिए सम्राट की उपाधि का दावा नहीं किया। इसके बजाय पार्ट नोट करता है, उसने शाही प्रतीक चिन्ह, इंपीरियल इंसिग्निया, पश्चिमी रोमन शक्ति के प्रतीक कॉन्स्टेंटिनोपल में सम्राट ज़ीनो को वापस भेज दिए। इसका क्या मतलब था? मूल रूप से कह रहा था, हमें अब पश्चिम में इसकी आवश्यकता नहीं है। ओह, यही निहितार्थ है। 476 एडी रोम की एक नाटकीय सैन्य विजय से कम और एक अंतिम प्रशासनिक कार्य, फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, अधिक बन जाता है। एक अलग पश्चिमी रोमन सम्राट की राजनीतिक कल्पना, पॉलिटिकल फिक्शन, बस अस्तित्व में नहीं रही। तो इटली पर अब किसका शासन था? इटली पर अब ओडवासर का सीधे तौर पर एक राजा के रूप में शासन था, नाम मात्र के लिए पूर्वी सम्राट के दूर के अधिकार को स्वीकार करते हुए। तो पश्चिम 476 में राजनीतिक रूप से गिर गया, लेकिन यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्रोत बताता है, पश्चिम में जो हुआ उसे शेष रोमन दुनिया से अलग करना। बिल्कुल, सटीकता के लिए यह भेद गैर परक्रम में है, नॉन नेगोशिएबल। जबकि पश्चिमी राजनीतिक संरचनाएं ध्वस्त हो गईं और विभिन्न जर्मनिक राज्यों में विघटित हो गईं। साम्राज्य का पूर्वी आधा हिस्सा, कॉन्स्टेंटिनोपल पर केंद्रित हिस्सा, जिसे डायोक्लिशियन और कॉन्स्टेंटिन के बाद से जानबूझकर मजबूत और प्राथमिकता दी गई थी, वो बिल्कुल जीवित रहा, एब्सोल्युटली सर्वाइव्ड, और अपेक्षाकृत रूप से फला फूला, थ्राइव्ड रिलेटिवली स्पीकिंग। हाँ, ये विकसित होता रहा, लेकिन रोमन अतीत से एक सीधा संस्थागत और सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखा अगले 1000 वर्षों तक। हम इस जीवित पूर्वी इकाई को बिज़ेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, बिज़ांटीन एम्पायर। इसलिए जब हम रोम के पतन, फॉल ऑफ रोम के बारे में बात करते हैं, तो हमें हमेशा सटीक होना चाहिए। हम विशेष रूप से पश्चिमी राजनीतिक प्रशासन के पतन, कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख कर रहे हैं। रोमन विचार एक अर्थ में पूर्व में जीवित रहा। हाँ, पाठ विभिन्न दृष्टिकोणों पर एक विशेष सुविधा शामिल करता है। हमने स्रोत से घटनाओं के क्रम,
आर्थिक निकास, सैन्य क्षय, सुधार, आक्रमण का सावधानीपूर्वक विवरण दिया है। और ये जटिलता ही कारण है कि इतिहासकार प्राथमिक कारणों पर बहस करते हैं। बिल्कुल, ये क्यों हुआ ये समझना विश्लेषण का अगला स्तर है। और स्रोत स्वयं इस बात पर जोर देता है कि पतन कई कारणों, मल्टीपल कॉजेस से हुआ था। ये कोई एक चीज नहीं थी। हाँ, ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में योगदान करने वाले कारकों को देखने पर जोर देता है। मुख्य सीख ये पहचानना है कि एक प्रणालीगत विफलता थी, सिस्टेमिक फेलियर। चलिए उन योगदान करने वाले कारकों में से कुछ को जल्दी से सिंथेसाइज करते हैं जिन्हें हमने निकाला है। राजनीतिक सैन्य पक्ष पर राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप, गृह युद्ध, साम्राज्य का विभाजन, राजधानी का स्थानांतरण। आर्थिक पक्ष पर रक्षा के लिए कम धन, सोने चांदी का निकास, मुद्रास्फीति, कृषि विफलता। सामाजिक सैन्य भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता, नागरिक देशभक्ति में गिरावट। और बाहरी जर्मेनिक जनजातियों और हूनों का दबाव। ये सब गहराई से परस्पर जुड़ा हुआ है, डीपली इंटरकनेक्टेड। स्रोत ये भी उल्लेख करता है कि इस लंबे पतन ने इतिहासकारों के बीच विभिन्न सिद्धांत उत्पन्न किए हैं। क्या ये किसी विशेष रूप से प्रभावशाली व्याख्या पर प्रकाश डालता है? हाँ, यह विशेष रूप से प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गिबन के दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। उनकी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो 18वीं सदी के अंत में लिखी गई, प्रसिद्ध है। गिबन का क्या कहना था? गिबन के काम ने लंबे समय तक प्रमुख कथा, डोमिनेंट नैरेटिव स्थापित की। एक अचानक पतन के बजाय एक लंबा धीमा पतन का विचार, लॉन्ग स्लो डिक्लाइन रादर देन अ सडन कोलैप्स। उन्होंने आंतरिक कमजोरियों, इंटरनल वीकनेसेस पर जोर दिया, जैसे ईसाई धर्म का उदय, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि इसने नागरिक कर्तव्य से ध्यान हटा दिया, और रोमन सद्गुण और सैन्य अनुशासन का सामान्य नुकसान, जनरल लॉस ऑफ रोमन वर्च्यू एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। क्या आज के इतिहासकार गिबन के सभी बिंदुओं से सहमत है? नहीं। आधुनिक छात्रवृत्ति, मॉडर्न स्कॉलरशिप ने निश्चित रूप से गिबन के कई विशिष्ट तर्क को, विशेष रूप से ईसाई धर्म के संबंध में, को बारीकी से देखा है और चुनौती दी है। लेकिन उनका मौलिक ढांचा, फंडामेंटल फ्रेमवर्क, यह विचार की पतन सदियों तक चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया थी, जो बाहरी हमले के साथ साथ जटिल आंतरिक क्षय से प्रेरित ही अत्यधिक प्रभावशाली बना हुआ है। यह हमें एक सरल कारण की तलाश से दूर ले जाता है। सही। स्रोत और गिबन के प्रभाव से मुख्य सीख यह प्रतीत होती है कि आप सिर्फ एक कारक को अलग नहीं कर सकते। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है, प्रणालीगत पतन की एक आदर्श परिभाषा। बिल्कुल। तो यह वादा के अनुसार एक बहुत गहरी चर्चा रही है, जो मैकडूगल लिटिल पाठ में निर्धारित तथ्यात्मक आधारों पर केंद्रित है। मुख्य तिथियां याद रखें दोस्तों। पैक्स रोमाना का अंत लगभग 180 एडी, डायोजलेशन के सुधार शुरू 284 एडी, कॉन्स्टेंटीन द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 330 एडी, हूणों का दबाव 370 एडी, अत्तिला का एकीकरण 444 एडी, और पश्चिमी साम्राज्य का प्रतीकात्मक अंत 476 एडी। संक्षेप में मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु: आर्थिक समस्याएं, व्यापार बाधा, सोने चांदी का निकास, मुद्रास्फीति, कृषि पतन। सैन्य समस्याएं: वफादारी में कमी, गृह युद्ध, भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता। राजनीतिक समस्याएं: अस्थिरता, विभाजन, राजधानी का पूर्व में स्थानांतरण। सामाजिक समस्याएं: नागरिक देशभक्ति में गिरावट, बाहरी दबाव, जर्मनी का आक्रमण, हूण, और सबसे जरूरी पूर्व बनाम पश्चिम, पूर्व का जीवित रहना महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है। कारण: बहुकारक प्रणालीगत विफलता। विशेष रूप से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इस गहन स्तर का विवरण क्या देता है? मेरे ख्याल से यह स्रोत के साक्ष्य का उपयोग करके प्रदर्शित करता है कि रोम का पतन कोई अचानक दुर्घटना नहीं थी। यह एक संचयी बहुशताब्दी प्रक्रिया थी, जो उन गहराई से जुड़े कारकों द्वारा संचालित थी जिन पर हमने जोर दिया है। हाँ, मतलब पश्चिमी रोमन राज्य कई मायनों में खुद को विघटित कर रहा था, डिसमैंटलिंग इटसेल्फ, इससे बहुत पहले कि ओडोआसर ने इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। और पूर्व का अस्तित्व बिजेंटीन साम्राज्य, जिसने संस्थागत संरचनाओं, धन, रणनीतिक लाभों को बनाए रखा, वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है ना? क्या सवाल? क्या पश्चिमी साम्राज्य मौलिक रूप से कमजोर था, शायद अपने भूगोल, उन लंबी कठिन से रक्षा भूमि सीमाओं, पूर्व की तुलना में अपनी सापेक्ष गरीबी से बर्बाद? या क्या इसकी समस्याएं मुख्य रूप से स्वयं प्रवृत्ति थी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड,
मुद्रास्फीति, भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता, अंतहीन गृह युद्ध। ये सोचने वाली बात है। तो विशुद्ध रूप से उन विशिष्ट विवरणों पर आधारित जो हमने आज इस एक स्रोत से निकाले हैं, यहाँ आपके लिए विचार करने के लिए एक अंतिम उत्तेजक विचार है, फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। आंतरिक सड़ांत की गहराई, विदेशी सैनिकों पर निर्भरता जिन्होंने अंततः सत्ता संभाली, निरंतर राजनीतिक हत्याएं और गृह युद्ध, आर्थिक खोखलापन, पूर्व को प्राथमिकता देने वाला औपचारिक विभाजन। क्या 476 एडी में वो अंतिम कार्य ओडोएसर द्वारा रोमुलस ऑगस्टुलस को पदच्युत करना वास्तव में वो क्षण था जब पश्चिमी साम्राज्य विफल हुआ? या ये केवल अंतिम नौकरशाही औपचारिकता थी, लास्ट ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी, एक राजनीतिक प्रतीक को चुपचाप हटाना जिसकी व्यावहारिक शक्ति बहुत पहले गायब हो गई थी? हाँ, क्या आप तर्क दे सकते हैं कि विफलता वास्तव में सदियों पहले शुरू हुई थी, शायद उस क्षण जब पैक्स रोमाना समाप्त हुई और वो अपरिवर्तनीय आर्थिक गिरावट शुरू हुई? पश्चिम में रोमन पहचान वास्तव में कब खत्म हुई, उस अंतिम सम्राट को सेवानिवृत्ति में भेजे जाने से बहुत पहले? ये सवाल वास्तव में इस बात को रेखांकित करता है कि इतिहास शायद ही कभी साफ सुथरी तारीखों और सरल अंतों के बारे में होता है, बल्कि लंबी, जटिल, अक्सर गंदी प्रक्रियाओं के बारे में होता है। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत निष्कर्षण ने आपके अध्ययन और विश्लेषण के लिए आवश्यक ठोस तथ्यात्मक आधार प्रदान किया है। दोस्तों, आज के विषय पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, जरूर बताएं। क्या 476 एडी ही पतन का निर्णायक क्षण था या ये बहुत पहले शुरू हो चुका था? अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। अगली बार तक स्रोतों में गहराई से उतरते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.